शूटर गिरफ्तार हो गया। चेक शर्ट पहनी हुई और बड़ी उम्र का शूटर है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल नंबर जो सस्पेक्ट है भी पकड़ी जाएंगी। उसके बाद एक रिक्शे की कहानी भी सामने आई है। ये वो रिक्शा है जिसने हुमा ब्लॉक से लेके जावेद भट्ट साहब को स्पॉट तक जो है चेस किया, और उसके बाद जब वो कैनाल पे पहुंचे तो यही रिक्शा आगे खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकी, तो शूटर ने इनको टारगेट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनेक्स न्यूज। आज हम मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर नोमान शेख साहब के साथ। अंदर की बहुत सारी खबरें हैं जो इनको पता है, इनसे जानते हैं कि ये जो गैंग वॉर है इसका आगे क्या अंजाम होगा और अंदर की खबर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो गर्दिश कुछ खबरें कर रही हैं सोशल मीडिया पर, इसके अलावा जो अंदर की खबरें हैं, हम आपसे वो अंदर की खबरें जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक खबर जो इस वक्त हॉट टॉपिक है वो टाउन का, वो ये है कि शूटर गिरफ्तार हो गया। अच्छा। लेकिन इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है अभी तक, क्योंकि जो मोटरसाइकिल नंबर जो सस्पेक्ट है, उस तरह की 8 नंबर वाली मोटरसाइकिल जो है वो शहर में गर्दिश कर रही है, और पुलिस उनको 1 बाय 1 जो है वो भी चेक कर रही है। और उनमें से सिर्फ मेरी इतलात के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल्स क्लियर हुई है, बाकी 6 अभी पकड़ी जाएंगी। उसके बाद वो जिस शख्स का बताया जा रहा है कि वो चेक शर्ट पहनी हुई और बड़ी उम्र का शूटर है, वो पकड़ा जाएगा तो फिर ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ एक रिक्शे की कहानी भी सामने आई है। ये वो रिक्शा है जिसने हुमा ब्लॉक से लेके जावेद भट्ट साहब को स्पॉट तक जो है चेस किया, और उसके बाद जब वो कैनाल पे पहुंचे तो यही रिक्शा आगे खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकी, तो शूटर ने इनको टारगेट किया। अच्छा। उस रिक्शे के भी नंबर के 7 रिक्शे जो है वो शहर में फिर रहे हैं, जिनको पुलिस अभी ट्रेस कर रही है, और उनमें से कोई भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। अच्छा। तो ये तो शूटर्स के हवाले से खबर है। अभी जो इसका मेन सस्पेक्ट है, जब तक शूटर वो पकड़ा नहीं जाता तब तक ये स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शूटर से पता चलेगा कि उसका हैंडलर कौन है, उसको किसने भेजा था, फिर ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। गोगी भट्ट के हवाले से खबरें आ रही है कि वो पकड़ा गया है, ये कितनी सच्चाई है? देखिए, गोगी भट्ट की खबर की तरदीद जो है वो खुद सीआईए पुलिस ने भी कर दी है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने, कि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि जब से जो बलाज मर्डर केस था उसमें 2 ही नॉमिनेट मुलजिम थे, एक गोगी भट्ट और एक तीफी भट्ट। तीफी भट्ट का जो है पुलिस के पास तमाम जो डाटा आया था उसके मुताबिक वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, जबकि गोगी भट्ट का जो था इस तरह का कोई भी उन्हें डाटा नहीं मिला कि उन्होंने कहीं बाहर सफर किया हो। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन मंजर आम से गायब है। और जो डीआईजी इमरान किशोर है, जो कि सारी तफ्तीश कर रहे थे, उनके मुताबिक गोगी भट्ट जो है वो इस केस में, बलाज मर्डर केस में क्लियर है, लेकिन जब तक वो आता नहीं, अपने बयानात नहीं देता, अदालत में 164 के बयान नहीं होते, उसको बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता। उसका पेश होना एक दफा जरूरी है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार या पेश नहीं हुआ। अच्छा, ये जो जावेद भट्ट साहब है, इनकी वाइफ ने कहा कि मैंने शूटर्स के पीछे अमीर फतेह और कैसर भट्ट को बैठे देखा है, लेकिन जहां हम फुटेज में देखते हैं कि शूटर तो अकेला बैठा हुआ है। जो उनकी वाइफ का बयान था वो ऐनी शाहिद है, उनके सामने हुआ जो कुछ हुआ। उसके बाद जैसे उनके खामन का मर्डर हुआ, वो हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद वो चंद घंटे हॉस्पिटल रही, उसके बाद वो अपने घर आ गई और वो इद्दत में है। उनके साथ अभी तक किसी की बात नहीं हुई। और जहां तक रही शूटर की बात, तो जो ये 100 के करीब कैमरों की फुटेजेस उनकी ली गई हैं, जो कि हुमा ब्लॉक से लेकर और स्पॉट तक, और स्पॉट से लेके आगे मॉल रोड तक लोगों के प्राइवेट लगे हुए हैं, क्योंकि जो सेफ सिटी के कैमरे कैनाल रोड के थे वो नॉन फंक्शनल थे, वो काम नहीं कर रहे थे। तो इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं कि शूटर्स ने इनको जब चेस किया, टारगेट करने के बाद अगर उनके साथ कोई बैठा हुआ था या कोई साथी था, तो उसको आगे उन्होंने कहीं ड्रॉप कर दिया हो। ये तो सारी फुटेज अगर ट्रैक की होती तो फिर पता चलता, क्योंकि जो पुलिस की तफ्तीश है उसके मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पे 4 शूटर्स थे, जिनमें से 2 जो पीछे बैठे हुए थे उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे। तो ये जब तक पूरा ट्रैक एक पुलिस के पास नहीं आता, कोई भी जो शूटर है वो पकड़ा नहीं जाता, तो उतनी देर तक इसकी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ेगी, उतनी देर तक सब बातें हवा में सोशल मीडिया पे। सर, ये जो सेफ सिटी के कैमरेज जो है, जो कि अनसेफ सिटी के कैमरेज लगते हैं, जो कि बंद थे, जिनकी कोई फुटेज ही नहीं है, क्या फायदा इन कैमरास का लगाने का कि जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है और वो कैमरास बंद रहते हैं? देखिए, ये 2016 में डॉक्टर हैदर अशरफ उस वक्त के डीआईजी थे। ये उनकी सोच थी कि 2 अरब रुपए से उस वक्त ये तमाम तर सेटअप लग रहा था, जिसमें क्योंकि वो टेररिज्म का दौर था उस वक्त, जो मुल्क है वो एक टेररिज्म की वेव से गुजर रहा था। तो उनका ये आइडिया था कि 14,000 के करीब शहर में कैमरे इंस्टॉल किए जाएं, जिससे एक गाड़ी अगर किसी भी लाहौर के एंट्री पॉइंट से अंदर एंटर होती है और उसके बाद वो किसी खारजी रास्ते से जाती है, तो उतनी देर उस गाड़ी या उस बाइक पर नजर रखी जाए। उस वक्त जो मुआहदे हुए थे उसके मुताबिक जिस कंपनी से ये कैमरे इंस्टॉल करवाए गए थे, तब डॉलर्स का रेट और था, और डॉलर्स का रेट 60 के 65 रुपए था। उसके हिसाब से इनको पेमेंट दी जानी थी, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, डॉलर का रेट बढ़ गया, तो उस कंपनी ने जब कहा कि मौजूदा रेट के मुताबिक हमें पेमेंट की जाए, तो गवर्नमेंट के पास उतना
जो है वो बजट नहीं था, इस वजह से वो आधे के करीब कैमरे जो है वो नॉन फंक्शनल हैं, वो अभी तक उस कंपनी ने ठीक नहीं किए। अगर दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि ये अनसेफ सिटी, तो लेकिन माजी में इनका बहुत फायदा रहा है। जैसे मॉल रोड पर धमाका हुआ था जिसमें कैप्टन मुबीन जो है वो शहीद हुए थे, डीआईजी ट्रैफिक, वो इन्हीं कैमरों की वजह से जो टेररिस्ट है वो पकड़ा गया था। उसके अलावा जो दादा दरबार के बाहर ब्लास्ट हुआ था, उसका भी जो मुलजम था, जो उस वक्त सुसाइडल बॉम्बर को लेके आया था फैसिलिटेटर, वो भी इन्हीं कैमरों की वजह से पकड़ा गया था। लेकिन अब बदकिस्मती से ये उस तरह ऑपरेशन नहीं हो रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले इस पे फोकस करें, क्योंकि इन कैमरों से बहुत से काम लिए जाने थे। इनसे खाली टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करना था, इनसे जो है वो आप कह लें कि क्राइम को भी कंट्रोल करना था। उसके अलावा जो मुख्तलिफ इश्तिहारी वगैरह भी अगर कहीं सफर करते हैं तो फेस डिटेक्शन से उनको भी पकड़े जाना था। तो ये कौन से कैमरास थे फिर जिनसे ये सारी फुटेजेस देखी? ये वो कैमराज हैं जो लोगों ने प्राइवेटली इंस्टॉल किए हुए अपने घरों के बाहर या मार्केटों में या दुकानों वगैरह के बाहर। उनमें सड़क जितनी फुटेज आई है, पुलिस ने उसकी मदद से एक रोड मैप तैयार किया है, जो कि भाबड़ा स्टॉप से भी है, शाहजमाल के रास्तों से भी है और मॉल रोड के रास्तों से भी है। क्योंकि जिस शूटर की मुबैना जो सस्पेक्ट है, जिसकी फुटेज चल रही है, वो मॉल रोड की तस्वीर है। तो अभी आगे उसको ट्रैक किया जा रहा है कि वो किधर गया है। एक गैंग वॉर का तासुर दिया जा रहा है, आपको लगता है कि लाहौर में गैंग वॉर की सूरत-हाल है? देखिए, ये तासुर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है। जिस वक्त बलाज का मर्डर हुआ वो एक टारगेटेड मर्डर था, जिसमें जो शूटर था वो भी मौके पे मारा गया था। उसके बाद एहसन शाह का जो मर्डर हुआ वो पुलिस मुकाबले में मारा गया, जो उसकी FIR भी हुई उसके भाइयों के ऊपर। उसके बाद जावेद भट्ट साहब का जो कत्ल है, इसको आप दुश्मनी का एक दरीना शाखसाना जरूर कह सकते हैं, लेकिन ऐसी गैंग वॉर वाली कोई बात नहीं है। गैंग वॉर में ये होता है कि आपको सड़क पे जगह जगह फायरिंग होती हुई नजर आए, कोई दोनों ग्रुप आपस में आमने सामने हो इस तरह, और जगह जगह एक ये तासुर दिया जा रहा हो कि एक तरफ शूटर्स का ये गैंग है, एक तरफ शूटर्स का गैंग है। यहाँ पे पुलिस जो है, इदारे जो है वो भी मौजूद हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको सिर्फ हाइप दी गई है, क्योंकि बलाज का मर्डर जिस वक्त हुआ था उससे कुछ देर पहले ही जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में एक सिंगर जो है उसका मर्डर हुआ था। तो उसकी वजह से हाइप नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे उसको मिली हुई थी और उसी में बलाज को जो है वो भी हाइप मिल गई थी। तो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि शहर में अमन व अमान जो है वो शूटर्स की वजह से खराब हो गया। ये जावेद भट्ट की जो फैमिली है, जो गोगी भट्ट है या तीफी भट्ट है, अब ये कोई इंतकामी सूरत हाल करेंगे, कोई इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे? जावेद भट्ट साहब की जहाँ तक बात है, वो इतने शरीफुल नफ्स इंसान थे कि उनके बारे में आप उनकी मार्केट से पता करें, उनके घर वालों से पता करें, तो उन्होंने तो आज तक अपना कोई वेपन का लाइसेंस तक नहीं बनवाया था। गन मैन और वेपन रखना तो दूर की बात थी। और आगे जो उनके बेटे हैं जिन्होंने FIR करवाई है, उनकी भी ये सूरत हाल है कि वो बाइक पे इधर उधर फिरते हैं, उनका कोई इससे लेना देना नहीं था। जावेद भट्ट साहब के इतने मामला जरूर थे कि वो तीफी भट्ट के जो है वो कानूनी मामला देखते थे, वकला को मिल लिया या कहीं पुलिस के पास जाना है तो वो चले गए, अदरवाइज उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये मुखालफिन जो उनके कैसर भट्ट वगैरह जो कि क्योंकि नामजद मुकदमे में अब वो मुखालफिन में आते हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जावेद भट्ट जो है वो इंतहाई शरीफ आदमी थे। रही गोगी भट्ट की और तीफी भट्ट की कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं कि नहीं, सबसे पहले तो वो कानून पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है, जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, शूटर नहीं पकड़े जाते या उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसी नहीं मिलती कि जो कैसर भट्ट या अमीर फतेह जो कि नॉमिनेटेड है वो इसमें इन्वॉल्व है, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कार्रवाई होगी। सर, सुलह हो सकती है इन दोनों ग्रुप्स में? इतने साल हो गए हैं, कोई सुलह की तरफ बात नहीं आई है, सुलह हो सकती है? देखिए, जिस वक्त बलाज के वाले जो हैं टीपू अमीर आरिफ उर्फ टीपू पहलवान, टीपू ट्रक्का वाला, उनके दौर में भी ये सुलह की बात चली थी। बाकायदा CIA कोतवाली में बैठ के पुलिस अफसरान ने दोनों पार्टीज को बिठाया था, उस वक्त भी सुलह होने लगी थी। तो जो इनके करीबी लोग थे टीपू ट्रक्का वाला के, उन्होंने जो है वहाँ पर उसको इनकार कर दिया था मानने से। उन्होंने कहा जी हम सुलह नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये टीपू के वालिद के कातिल हैं। उनकी भी FIR जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट पे हुई थी, जो कि बाद में बेगुनाह हो गए थे। उस वक्त सुलह नहीं हुई। उसके बाद दोबारा टीपू के मरने के बाद जो है वो बलाज की और तीफी भट्ट की हमारे ज़राए के मुताबिक इतनी क्लोज अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये बाकायदा आपस में फ़ोन पे बात करने लग पड़े थे। और उसी दौरान जो है ये भी सुना गया था कि एक दूसरे की फैमिलीज को भी ये मिलवाने का सोच रहे हैं। लेकिन फिर एक 2017 में इंसिडेंट हुआ जिसमें निस्बत रोड पे गोगी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग हो गई, और जो गुलबर्ग का इलाका नसीराबाद, वहाँ पे तीफी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग हो गई। और बाद में उसमें बलाज की जब इन्वॉल्वमेंट सामने आई तो ये पता चला कि बलाज के जो साथ वाले लोग थे, दोस्त थे उसके, उन्होंने ये कह के उसको उठाया कि ये तो तुम्हारे वालिद के कातिल है, ये है वो है। उन्होंने वो सुलह नहीं होने दी। उसके बाद जो अब तीफी भट्ट का एक बयान आया है जो कि सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, एक यूट्यूबर को उन्होंने दिया, उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त हमारे घर जो है
वो सुलह होने लगी थी इसरार भट्ट, कैसर भट्ट और मियाँ बिलाल साहब जो हैं मार्केट के, वो भी कोई ताजर है, वो इनके साथ आए थे। तो हम सुलह के लिए एग्री हो गए थे, लेकिन उस वक्त जाते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कैसर भट्ट ने ये मुझे कहा था कि ये मुनाफिकत की सुलह होगी, ये सुलह ना करना। तो ये सारा किया धरा उन लोगों का है जो कि इन खानदान के साथ फिरते रहे और वो सुलह नहीं होने दे रहे। तो माजी में जो है वो तो ये सुलह साथ उन्होंने नहीं होने दी, लेकिन अब जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुराने पुलिस वाले हैं, उमर विरक है, मसूद अजीज है, अशरफ चद्दड़ है, उसके अलावा जो अब बरसर इक़्तिदार लोग हैं हमारी गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं, वो दोनों ये जो फैमिलीज हैं उनका असर रसूख अच्छा खासा है गवर्नमेंट में। वो लोग आगे आए, वो इन दोनों खानदानों को बिठाए, तब सुलह का कोई चांस है। अदरवाइज ये इस तरह ही कोल्ड वॉर चलती रहेगी और किसी वक्त ये दोबारा जो है वो फिर एक दफ़ा गर्म हो सकती है, कह लें कि गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। लेकिन अब अगर स्टेक होल्डर्स आगे आ जाएं और बैठ के इनकी सुलह करवा दे तो ये खानदानी दुश्मनी जो खत्म हो सकती है। हमारे साथ मौजूद थे नुमान शेख साहब, जिन्होंने अंदर की बातें बताई, क्या होने वाला है और क्या होता रहा है अब तक। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।